जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया समेत पाकिस्तान भर में कोरोना वायरस के मुतअद्दिद वार जारी हैं और उससे पाकिस्तान में अपने पंजे गाड़ रखे हैं और कई रोज़मर्रा की बुनियादों पर हज़ारों अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस के शिकार हो रहे हैं और इसके साथ साथ कई कीमती जानें जो हैं कोरोना वायरस की नज़र हो रही हैं। इस टाइम हम लाहौर की मारूफ कारोबारी मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ ताजर रहनुमा मियां सलीम। हम उनसे जानेंगे कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन के बायस जो कारोबारी बरादरी को मसाइल का सामना करना पड़ा है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पिछले 2 साल से जो कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में पंजे गाड़े हुए हैं और उसकी वजह से पूरी दुनिया की मईशत तबाह हाल है और दुनिया के बेशतर ममालिक अभी तक उस परेशानी से नहीं निकल सके क्योंकि उनकी इंडस्ट्री बंद है, उनकी मार्केटें बंद हैं, उनका जो आम तबका जो सर्वाइव कर रहा था वो सारा घरों में बैठा हुआ है, उनके टैक्सेस नहीं आ रहे। तो मैं समझता हूँ हमारे जैसे छोटे मालिक जो हैं वो तो पिसके रह गए हैं और पाकिस्तान जो कि एक तरक्की पजीर ममालिक जिसके के दुनिया का उसने 110 से 115 अरब डॉलर देना है और वो पिछले 2 साल से उसकी इंडस्ट्री गाहे बगाहे बंद होती है, कभी चलती है, बहुत सारे मसाइल हैं और पाकिस्तान की तारीख में तकरीबन 50 दिन पूरा पाकिस्तान बंद रहा और बंद रहने से एक छोटा गली मोहल्ले का दुकानदार से लेके तो इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री तक बंद रही। इसके बहुत सारे नुकसान तो सामने आ रहे हैं और हमारे जो छोटा दुकानदार था वो पिस के रह गया और उसकी अपने मसाइल, उसकी एक तो वो अपने पैसे से अपना कारोबार नहीं करता, वो फैक्ट्री ओनर से या होल सेलर से क्रेडिट पे माल लेके तो अपनी दुकानें चलाता है और हफ्तावार वीकली पेमेंट करके तो वो उसका अपना एक सिस्टम है, वो चेंज चल रही है। लेकिन कोरोना ने उसकी कमर तोड़ दी है। उसकी एक तो वो मार्केटें, दुकानें बंद होने की वजह से वो अपना घर बैठ के सरमाया खा बैठा था। उसके बाद जब मार्केट में आया, दुकानें खुली, मार्केटें खुली, तो उसके पास ना तो पैसे थे, ना उसके पास से माल था जो वो आगे सरवाइव कर सकता। तो उस हवाले से हमने गवर्नमेंट से बहुत सारी उनको हमने ऑप्शन दिए हैं कि छोटे दुकानदार के लिए कोई ऐसा कर्जा स्कीम दें जो इंतहाई आसान शराइत पर हो ताकि वो अपने बच्चों का एक जो उसका ज़रिया रोज़गार है उसको बहाल कर सके। तो इस हवाले से हमारी कुछ तजवीज़ें मानी भी गई हैं। गवर्नमेंट ने हमें एक कर्जा स्कीम भी जारी की है बगैर सूद के, लेकिन उसकी रकम बहुत कम है, वो 5 लाख रुपए रकम है। 5 लाख से तो आज एक अपना जितनी महंगाई हो चुकी है तो कुछ भी नहीं आता। तो हमने वज़ीर आज़म साहब से उसमें गुजारिश की है तो उसको 5 लाख को बढ़ा के आप 15 से 20 लाख करें, कम से कम वो अपने दुकान का जो उसका एक सिस्टम है वो बहाल कर सके। अच्छा मियां साहब, ये बताइए कि आपने कहा कि 5 लाख में घर का गुजारा करना मुश्किल है और इस कर्जे की रकम को बढ़ाकर जो है 15 से 20 लाख किया जाए। मुझे ये बताइए कि मियां साहब, क्या आप ये समझते हैं कि ये जो कोरोना वायरस जो है इसके लिए जो वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को कहा जा रहा है गवर्नमेंट की जानब से और लोगों को मजबूर किया जा रहा है कि अगर आपने ये वैक्सीन ना लगवाई तो आपकी सिम बंद कर दी जाएगी, अगर आपने वैक्सीन ना लगवाई तो आपको फलां शॉपिंग मॉल में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, अगर आपने वैक्सीन ना लगवाई तो आप जो लोकल ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर सफ़र नहीं कर सकते। क्या आप समझते हैं कि गवर्नमेंट के कोई हिडन मकसद भी है इसमें, इस वैक्सीन के पीछे, या गवर्नमेंट को भी इसके पीछे कोई बड़ी रकम मिल रही है इनको भी? ये बताइए प्लीज। देखिए आदिल भाई, इसमें अगर आप अपने हमसाया मुल्क भारत की तरफ देखें तो वहाँ पर फर्स्ट टाइम जब कोरोना वायरस आया तो वहाँ की हुकूमत ने या वहाँ की अवाम ने उस पर तवज्जो नहीं दी और उसका नुकसान ये हुआ कि पूरे भारत में
उसकी सड़कें, उसके बाजार, उसके हॉस्पिटल लाशों से भर गए, मरीजों से भर गए। यहाँ तक कि उनके जो शमशाद घाट थे जहाँ पर वो अपने मुर्दे को जलाते थे और उनके जो कब्रिस्तान थे वहाँ पर जगह नहीं बची। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा जो एशिया एक ये बर-ए-आज़म एशिया है, यहाँ के लोग एक तो तालीम की कमी की वजह से ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर कर देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर एक वायरस या एक बीमारी आई है तो उसकी मैं दवाई नहीं लूँगा तो ज़ाहिर है वो बीमारी बढ़ेगी और उसके मौजर असरात होंगे। तो यही भारत में हुआ। अब हमारी हुकूमत नहीं चाहती, मैं समझता हूँ, मैं एक दुकानदार, एक ताजिर नुमाइंदा होने के साथ साथ एक पाकिस्तानी भी हूँ और मैं ये सारे मसाइल समझता हूँ कि अगर हमने ये कोरोना वैक्सीन ना लगवाई तो इसके जो रिज़ल्ट आने हैं वो अल्लाह ना करे हम संभाल नहीं सकेंगे। हमारी मैशियत, हमारी गवर्नमेंट की जो अपनी एक कैपेसिटी है वो इस काबिल नहीं है कि वो 22 करोड़ आवाम को घर बैठे खाना खिला सके या मार्केटें दोबारा बंद कर सके या इंडस्ट्री बंद कर सके। तो इसके लिए अगर वो गवर्नमेंट सख्ती कर रही है तो वक्त की ज़रूरत है। आज ये गवर्नमेंट ने जो फैसला किया पेट्रोल ना देने का वैक्सीन के बगैर, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। हमारी कौम जो है वो, मैं पंजाबी की मिसाल है कि डंडे के पीर हैं हम। जितनी देर तक हमारे सर पे कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा होता, हम तो एक हमारी जो रोज़ाना की ड्यूटी है हम ड्यूटी पूरी नहीं देते, हमारे ऊपर कोई ना खड़ा हो। तो आप वैक्सीन की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ ये वैक्सीन बिल्कुल वक्त की ज़रूरत है। ये एक 16, 17, 18 साल के बच्चे से लेके एक बूढ़े शख्स तक सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। जी मियाँ साहब, आप ये बताइए कि मौजूदा गवर्नमेंट ने जब इक़्तिदार संभाला तो उससे पहले इनका कहना था कि हम अगर इक़्तिदार में आएंगे तो मुल्क से महंगाई और गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। क्या मौजूदा गवर्नमेंट अपना ये वादा पूरा करने में कामयाब हुई है या नहीं, और आम कारोबारी आदमी की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से बताइएगा। आदिल साहब, अगर हम 3 साल पीछे चले जाएं तो हमारे मुल्क की मैशियत कुछ अच्छी नहीं थी। हमारी जो एक्सपोर्ट थी वो तकरीबन 17-18 अरब डॉलर पे थी। हमारा बैरूनी कर्जा हद से इंक्रीज़ कर चुका था और हमारी अगर फीसद अगर आमदनी देखी जाए तो मैं समझता हूँ कि वो ना होने के बराबर थी। जब ये हुकूमत नहीं आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उन्होंने आते आवाम को वादे तो बहुत किए, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपने वादों पे पूरे उतर नहीं सके अभी तक। 3 साल होने को हैं लेकिन अभी तक वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। लेकिन अगर हम एज ए पाकिस्तानी एक दर्द दिल रखने वाले, एक गहरी नज़र रखने वाले उस नज़र से देखें तो मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्की मसाइल देखते हुए इसको 3 पार्ट में हल करने की कोशिश की जो अभी तक नज़र आ रहा है। उसमें पहला पार्ट कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अकेला रह गया था। पाकिस्तान पूरी दुनिया में दहशतगर्द डिक्लेयर हो चुका था। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 0 हो चुकी थी। पाकिस्तान की इंपोर्ट डबल से भी ज़्यादा हो चुकी थी। एक बैरूनी ममालिक जो हमारे हमसाया ममालिक थे, हमारे दोस्त ममालिक थे, उनसे हमारे जो ताल्लुकात थे वो 0 हो चुके थे। वो हमसे नाराज़ थे हमारी पिछली हुकूमत के मामलात की वजह से। दूसरी पार्ट इसका, हमारी सरहदें गैर महफूज थी। हमारे जितने भी हमसाया ममालिक हैं उसमें अफ़गानिस्तान था, उसमें इंडिया था, उसमें ईरान था। हमारे सरहदों पे वायलेशन होती थी। आए रोज़
हमारे जवान, हमारे पाकिस्तानी शहीद होते थे। तीसरा पार्ट इसका पाकिस्तानी गरीब आवाम थे, जो कि 60% आबादी एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर थे। तो मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने अपने मुल्क की वसाइल को 3 जगहों पे तकसीम किया, और सबसे बड़ा मसला उन्होंने देखा कि हमारे गैर मुल्की मरासम हैं, हमारे दोस्त ममालिक हैं, हमारे इस्लामी ममालिक हैं, हमें कर्जा देने वाले वो ममालिक हैं जो हमसे नाराज़ हो चुके हैं। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया का टूर किया, हमारे जो दोस्त ममालिक थे नाराज़ थे उनको उनसे ताल्लुकात बहाल किए। आज पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल रहा है। आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर की हो चुकी है। आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपना बेहतरीन किरदार अदा करते हुए खित्ते में अमन की तरफ जा रहा है। आज तालिबान अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें मेन किरदार पाकिस्तान का था। अपने बैरूनी जितने उनके हमारे हमसाया ममालिक थे और जितने भी हमारे दोस्त ममालिक थे, उनसे ताल्लुकात अब भाईचारे की जगह पे आ गए हैं, बराबरी की सतह पे आ गए हैं। दूसरा हमारा मसला जो था वो था हमारी सरहदें। आज कई महीने हो गए हैं कि अल्लाह का शुक्र है इंडिया की तरफ से वायलेशन नहीं हुई, अफगानिस्तान की तरफ से हमारी बॉर्डर वायलेशन नहीं हुई, ईरान की तरफ से हमारी बॉर्डर वायलेशन नहीं हुई। यानी कि कहने का मतलब ये कि हमारे मुल्क के 2 बड़े मसले थे, वो थे गैर हमारे हमसाया मालिक और हमारे दीगर दोस्त मालिक जो हमसे नाराज़ थे, और हमारे जो हमें कर्जा देने वाले, हमारी हमदाद करने वाले, उनसे ताल्लुकात बेहतर किए, और हमारी सरहदें भी इस वक्त महफूज हैं। अब तीसरा मसला है कि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कुछ किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 2 साल जो हैं वो हुकूमत को सिर्फ इस पे फोकस रखना होगा कि गरीब तबके के लिए महंगाई को कंट्रोल किया जाना चाहिए, और जो वादा किया है कि इस मुल्क में कोई गरीब नहीं रहेगा वो इस तरह गरीब नहीं रहेगा कि जिसके पास घर नहीं है उसको घर दिया जाए। जो महंगाई का सैलाब इस वक्त एक पहाड़ की तरह सामने आ रहा है उसको कंट्रोल किया जाए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को ख़त्म किया जाए। तो मैं समझता हूँ जब आप गरीब के ज़ख्मों पे मरहम रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि आने वाले 5 साल भी आपके होंगे। अभी गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ आ रही हैं कि मेडिकल के हवाले से सेहत कार्ड दे रहे हैं, तकरीबन 7.5 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो फ्री है। इसके अलावा एक 7 प्रोग्राम है, काफ़ी किस्म के घर बनाने के लिए करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये स्कीमें तो अच्छी हैं, लेकिन गरीब तबके को चाहिए, उसको रोटी चाहिए, उसको महंगाई कंट्रोल चाहिए, उसको इंसाफ, सस्ता सा इंसाफ और आम इंसाफ और जल्द से इंसाफ चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे अभी काम करने वाला है। हुकूमत से हमारी गुजारिश है कि इस पे तवज्जो पूरी दी जाए। उसके अलावा ताजिर बरादरी के हवाले से हमारे कुछ मसाइल हैं, क्योंकि पिछले 2 साल में कारोबारी जो मसाइल रहे हैं वो तो सबके सामने हैं। उसमें एक छोटा दुकानदार पिसके रह गया है। हमने तकरीबन 1.5 साल पहले इसी हुकूमत को एक फिक्स टैक्स मसवदा बना के दिया था कि छोटा कारोबारी तबका जो है वो ना तो हिसाब रख सकता है, ना उसके पास इतने वसाइल है और पढ़ा लिखा है। तो उसके लिए फिक्स टैक्स जो हमने एक मसवदा तैयार किया था उसको कानूनी हैसियत दी जाए, उसकी कैटेगरी बनाई जाए। हम बार बार मुख्तलिफ मीडिया पे ये गुजारिश कर चुके हैं हुकूमत से कि जैसे गली मोहल्ले की दुकानें हैं, छोटी परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, उनको 5, 8, 10 हज़ार रुपया सालाना टैक्स फिक्स कर दिया जाए। उससे बड़ी कैटेगरी 20 हज़ार, उससे बड़ी 30 हज़ार, उससे बड़ी 50 हज़ार, ये ऐसी कैटेगरी बना दी जाए
उससे ये होगा कि जो तबका, जो दुकानदार टैक्स नेट में नहीं है, वो एक तो खुशी खुशी टैक्स नेट नहीं आएगा, दूसरा टैक्स जमा करवाएगा, FDR को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा होगा और उसको बार बार टैक्सेस में टैक्सेस का रेट बढ़ाने में वो ये अक्सर हम देखते हैं कि पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी गई, बिजली के रेट बढ़ा दिए गए, गैस के बढ़ा दिए, वो नहीं करना पड़ेगा। तो ये हमारा जो टैक्स मसवदा है, फिक्स टैक्स मसवदा, इसको कानूनी हैसियत दी जाए। दूसरा हमारा मसला, पूरी दुनिया में कहीं भी टैक्स कारोबार की वुसअत में दिया जाता है कि जितना बड़ा कारोबार है उस हिसाब से उसका टैक्स लगाया जाता है। जबकि पाकिस्तान में FDR ने फर्स्ट टाइम एक नई पॉलिसी जारी की है और वो उस पर हंसी भी आती है कि जितनी बड़ी दुकान होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। 1000 स्क्वायर फीट की दुकान सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगी। ऐसा नहीं होता, हमेशा कारोबार की वुसअत पे टैक्स बढ़ाया जाता है, ना कि उसके दुकान की हुजम के मुताबिक टैक्स बढ़ाया जाए। एक मैं छोटी सी मिसाल देता होता हूँ अक्सर मीडिया पे कि एक तूड़ी का जो भूसा जानवरों को डालते हैं उसका गोदाम तकरीबन 20 फुट चौड़ा होता है, 200 फुट, 100 फुट, 150 फुट लंबा होता है। अब उसकी सारे दिन की सेल 5, 7, 8, 10 हज़ार है और एक सनियारा, एक ज्वेलर जिसकी दुकान 6 फुट बाई 8 फुट की है, वो टैक्स कितना दे रहा है और वो सारे दिन में काम कर रहा है करोड़ों में। वो 7-8 घंटे में करोड़ों का कारोबार करके घर जाता है। वो 6 बाई 8 की दुकान वाला वो सेल टैक्स में नहीं आ रहा FDR की पॉलिसी के मुताबिक। और एक तूड़ी का गोदाम जो बेचारे की 10,000 रोजाना की सेल है उसको और रजिस्टर्ड करने जा रहे हैं। लिहाजा ये जो उन्होंने पॉलिसी दी है इसको फौरी तौर पे वापस लिया जाए और कारोबार की वुसअत के ऊपर टैक्स लगाया जाए, ना कि 1000 स्क्वायर फीट की दुकान आप सेल टैक्स में डालने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। ये मियां सलीम थे जिनकी आपने बातें सुनी और मियां सलीम ने बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा किया जाए और आम आदमी की जो हालत ज़ार है उसको बेहतर किया जाए, और उसके लिए वो कई तरह की उन्होंने पॉलिसियाँ भी लेके आए हैं और कई प्रोग्राम जो हैं वो भी लॉन्च किए हुए हैं। और अब देखना ये है कि इन तमाम तर पॉलिसीज़ और इन तमाम तर प्रोग्राम्स को जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं उनका आम आदमी को फ़ायदा पहुँचता है कि नहीं, ये देखना है कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अपने लोगों के हालात को बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम करती है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम की मेज़बान आदल रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हाफ़िज़।